लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ट्रिकलिंग फ़िल्टर के बारे में बताया था, ठीक है। अब हम इस लेक्चर में ट्रिकलिंग फ़िल्टर के टाइप्स के रिगार्डिंग पढ़ेंगे। पहला जो टाइप है स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फ़िल्टर, दूसरा टाइप पढ़ेंगे हम हाई रेट ट्रिकलिंग फ़िल्टर। और हाई रेट के अंदर दो स्टेजेस पढ़ेंगे, सिंगल स्टेज और डबल स्टेज। सिंगल स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फ़िल्टर और 2 स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फ़िल्टर। तो पहला बात करते हैं हम स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फ़िल्टर, ठीक है ना। अब इसके अंदर ये बात करते हैं कि क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फ़िल्टर, लो रेट ट्रिकलिंग फ़िल्टर, उसको हम क्या बोलते हैं, लो रेट ट्रिकलिंग फ़िल्टर भी उसको हम बोलते हैं। दैट इज़ लो रेट ट्रिकलिंग फ़िल्टर। क्यों बोलते हैं इसको लो रेट ट्रिकलिंग फ़िल्टर, उसका रीज़न देखते हैं। देखो यहाँ पर आपके सामने रेट ऑफ रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर की बात की जा रही है। और कौन से ऑर्गेनिक मैटर, डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर, बेसिकली जिसकी बात की जा रही है कौन से हैं, वो डिजॉल्व है, ठीक है ना। तो रेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज कंपेरेटिवली लेस देन हाई रेट ट्रिकलिंग फ़िल्टर। मतलब जो यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर की रेट होती है रिमूवल की, वो कम होती है कंपेयर टू हाई रेट ट्रिकलिंग फ़िल्टर के कारण, ड्यू टू इट्स लोअर हाइड्रोलिक लोडिंग रेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोलिक लोडिंग रेट है, हाइड्रोलिक लोडिंग रेट से क्या समझते हैं, मतलब जो सीवेज आ रहा है, जो मेरा सीवेज वाटर आ रहा है, उसकी लोडिंग रेट क्या है, कम है। इसलिए यहाँ पर जो रिमूवल की रेट है ऑर्गेनिक मैटर की, वो कम है कंपेयर टू हाई रेट ट्रिकलिंग फ़िल्टर। क्योंकि यहाँ पर जो मेरा सीवेज का वाटर आ रहा है, उसकी लोडिंग रेट क्या है, काफ़ी कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्रोविज़न नहीं है किसका, रीसर्कुलेशन का। अब ये रीसर्कुलेशन क्या होता है ये समझेंगे अभी अपन। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, SRTF, दैट इज स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फ़िल्टर। यहाँ पर जो रेट ऑफ रिमूवल है किसकी, डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर की, वो कंपेरेटिवली कम है किससे, हाई रेट ट्रिकलिंग फ़िल्टर से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मेरी हाइड्रोलिक लोडिंग रेट है, मतलब जो मेरी सीवेज वाटर की जो रेट है, लोडिंग रेट है, वो काफ़ी कम है, ठीक है ना। और यहाँ पर कोई भी प्रोविज़न नहीं है जिससे कि यहाँ पर क्या कर सकें, हम रीसर्कुलेशन कर सकें। रेट से मतलब क्या समझते हो, रेट मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में जितना पानी आना चाहिए उतना नहीं आ रहा है। रेट से आप क्या समझते हो, रेट मतलब कि टाइम के साथ जितना मेरा सीवेज वाटर आना चाहिए उतना नहीं आ रहा है, बहुत कम आ रहा है। तो नो डाउट जब बहुत कम आ रहा है तो वहाँ पर मेरा रेट ऑफ रिमूवल क्या होगा, कम ही होगा, ठीक है ना। अब कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं किसके अंदर, SRTF के अंदर कुछ ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो लिखा भी हुआ है यहाँ पर, देखो ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स ऑफ SRTF आर एज फॉलोज। SRTF मतलब स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फ़िल्टर, ठीक है। तो पहली प्रॉब्लम क्या है, पहली प्रॉब्लम है फ्लाई नुसेंस। फ्लाई नुसेंस मतलब जो कीड़े मकोड़े ऊपर घूमते रहते हैं। ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ इंसेक्ट ओवर द फिल्टर मीडियम, द एंटायर फिल्टर इज फ्लडेड with flies that seriously affect the operation of filter and reduces the rate of removal of organic matter through it। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि जो फिल्टर मीडियम होता है, फिल्टर मीडियम कौन सा होता है हमारा, जो अपन ने पढ़ा था, याद आ रहा है आपको, स्लो सैंड फिल्टर में पढ़ा था अपन ने। फिल्टर मीडियम क्या था, वहाँ पे ग्रेवल्स था, सैंड था, ठीक है ना। तो वही फिल्टर मीडियम यहाँ पर अवेलेबल होता है। तो वही कहना चाह रहा है इसके अंदर कि जैसे जैसे यहाँ पर मेरी इंसेक्ट्स की ग्रोथ होती जाती है, किसके ऊपर, फिल्टर मीडियम के ऊपर। अभी ग्रोथ क्यों होगी, नो डाउट ये गंदा पानी है, अभी ये साफ़ पानी नहीं है, गंदा पानी है। और आपको पता है कि गंदे ही पानी के अंदर मच्छर मक्खी या कीड़े पैदा होते हैं, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ इंसेक्ट ओवर द फिल्टर मीडियम द एंटायर फिल्टर इज फ्लडेड। पूरा का पूरा फिल्टर जो होता है वो फ्लडेड होता है, कहाँ पर, विथ फ्लाइज दैट सीरियसली अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ फिल्टर एंड रिड्यूसेज द रेट ऑफ रिमूवल। तो नो डाउट जब ये चारों तरफ इसके कीड़े मकोड़े होंगे तो नो डाउट उसके ऑपरेशन में क्या आएगी, दिक्कतें आएंगी। और दिक्कतें आने पर क्या होगा, जो मेरा ऑर्गेनिक मैटर रिमूव हो रहा था उसकी रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फ़िल्टर में ये प्रॉब्लम पाई जाती है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है इसके नीचे देखते हैं, एग्स ऑफ द इंसेक्ट्स एक्ट्स एज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द फ्लाइज। मतलब जो इंसेक्ट्स के अंडे होते हैं वो मक्खियों के एनर्जी के रूप में काम करते हैं, ठीक है ना। टू अवॉइड दिस इंसेक्टिसाइड्स, इनको अवॉइड करने के लिए हम कुछ इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं, जैसे DDT, ठीक है ना। आपने देखा होगा घरों के अंदर भी आपने देखा होगा DDT पाउडर, देखा है DDT पाउडर, सुना होगा आपने। तो वही इसके अंदर बात की गई है कि अगर उन इंसेक्टिसाइड्स को हटाना है, उन कीड़ों को हटाना है, तो वहाँ पर DDT पाउडर का छिड़काव कर दिया जाए। तो पहली थी मेरी फ्लाई न्यूसेंस। न्यूसेंस मतलब होता है, न्यूसेंस मतलब गंदगी, यहाँ पर न्यूसेंस मतलब क्या है, गंदगी, ठीक है ना, डिस्टर्बेंस।
सेकंड है ऑर्डर प्रॉब्लम, ऑर्डर मतलब गंदी स्मेल वाली प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो इट इज़ इन स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर ऑब्जर्व्ड व्हेन स्प्रे नोजल मेथड ऑफ एप्लीकेशन इज अडॉप्टेड। यहाँ पर इस नोजल को, स्प्रे को 2 बार लिख दिया गया है, तो एक बार आप क्रॉस कर लेना। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि ये वाली जो प्रॉब्लम है, ऑर्डर प्रॉब्लम है, वो देखी जाती है कब, जब स्प्रे नोजल मेथड यूज में लिया जाता है। क्यों कि जब हम पानी का छिड़काव कर रहे हैं, गंदे पानी का छिड़काव कर रहे हैं, तो हमको पता है कि वो कभी भी हमेशा साफ़ नहीं रहता है, ठीक है। तो जब साफ़ नहीं रहेगा तो नो डाउट स्मेल तो आएगी। तो आसपास के एरिया में बहुत ज़्यादा स्मेल हो जाती है। इवन मैं खुद पर्टिकुलर 6 से 7 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जा चुका हूँ, और वहाँ पे इतनी गंदी स्मेल आती है कि एक नॉर्मल इंसान तो खड़ा नहीं हो सकता, बहुत ही ज़्यादा गंदी स्मेल आती है। इवन यू कांट थिंक। मैंने एक प्रोजेक्ट मेरा मतलब वहाँ पे था, भुवनेश्वर में था एक प्रोजेक्ट मेरा, जहाँ पर चावल का जो पानी होता है उसको साफ़ किया जाता है। वहाँ पर एक नॉर्मल इंसान तो 1 घंटे खड़ा नहीं हो सकता, इतनी गंदी स्मेल आती है वहाँ पर, ठीक है ना। तो वही लिखा हुआ है, क्योंकि वो क्या होता है, वो बिल्कुल ट्रीट होके निकलता रहता है, बहुत ही गंदी स्मेल आती है। वही लिखा हुआ है, it is in SRTF observed when spray nozzle method of application is adopted, ठीक है। अच्छा, बहुत लेट ज्वाइन करते हो आप। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसके अंदर नीचे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि हमको पता है कि हमारा जो वेस्ट वाटर है कभी भी क्या होता है, बिल्कुल साफ़ नहीं रहता, ठीक है ना। तो ये 2 टाइप की प्रॉब्लम थी हमारे SRTF मतलब स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फ़िल्टर के अंदर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो है हमारा हाई रेट ट्रिकलिंग फ़िल्टर। अभी हम स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फ़िल्टर की बात करी है अपन ने, अभी हम HRTF की बात करेंगे। वहाँ पर हम अभी एफिशिएंसी भी कैलकुलेट करेंगे, कंपेरिजन भी करेंगे, दोनों का काम करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, एक बार देखो बच्चों। तो अब बात करते हैं हम HRTF की। देखो यहाँ पर HRTF में आपके सामने लिखा हुआ है Q0 प्लस एक्स, Q0 प्लस एक्स। अब ये x क्या चीज़ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि x क्या लिखा है मैंने, ठीक है ना। ये x क्या चीज़ है वो देखते हैं। इन हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर रेट ऑफ रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज कंपेरेटिवली मोर। अच्छा, यहाँ पर कुछ चीज़ लिखी हुई है मैंने, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है HLR हाइड्रोलिक लोडिंग रेट, ठीक है। और इसकी जो यूनिट है वो क्या दी हुई है मैंने, मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे, ठीक है ना, पर डे। इसका मतलब एक दिन के अंदर 1 मीटर स्क्वायर में 1 मीटर क्यूब मेरा क्या आ रहा है, डिस्चार्ज आ रहा है। ये यूनिट है इसकी। ये किसकी यूनिट है, हाइड्रोलिक लोडिंग रेट की यूनिट है, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको एक ऑर्गेनिक लोडिंग रेट की यूनिट बताई थी। देखो ये रही आपके सामने यूनिट, 2 यूनिट बताई थी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में। पहली थी मेरी कौन सी, हाइड्रोलिक लोडिंग रेट, दैट इज, देखो ये लिखी हुई है, दैट इज Q अपॉन में A, मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर या मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर। देखो ये लिखा हुआ, तो लिखा भी हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, साफ साफ मेंशन भी किया हुआ है, सीवेज पर हेक्टेयर ऑफ द सरफेस एरिया पर डे, ठीक है ना। ये हाइड्रोलिक लोडिंग रेट बोलो चाहे HRT बोलो, एक ही बात है, ठीक है ना। ये तो हो गया मेरा हाइड्रोलिक लोडिंग रेट, दैट इज Q अपॉन A, मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे। सेकंड क्या उसी है मेरी यहाँ पर, सेकंड देखो क्या है यहाँ पर मेरी, तो यहाँ पर देखो इसको सीवेज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ फिल्टर बेड भी बोल सकते हैं अपन, Q अपॉन V, ठीक है ना। अब नीचे चलते हैं। नेक्स्ट जो मेरी है, नेक्स्ट है मेरी ऑर्गेनिक लोडिंग रेट। नेक्स्ट मेरी कौन सी है, ऑर्गेनिक लोडिंग रेट, दैट इज द रेशियो ऑफ BOD5 इन किलोग्राम एंड वॉल्यूम ऑफ फिल्टर बेड पर डे। तो ऑर्गेनिक लोडिंग रेट के अंदर रेशो होता है किस किस का, BOD5 का और वॉल्यूम का, जो कि एक दिन के अंदर निकाला जाता है। और HRT जो रेशो होता है वो रेशो होता है सीवेज का 1 मीटर स्क्वायर में 1 दिन का। दोनों में डिफरेंस याद रख लेना बच्चों। ये जो था HRT दैट इज मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे, और जो OLR है दैट इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब पर डे, ठीक है। अब चलते हैं नीचे, अब समझते हैं। देखो तो मैं बात कर रहा था यहाँ पर HRTF दैट इज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर, ठीक है। तो यहाँ पर जो Q0 प्लस एक्स दिखाया गया है ये एक्स्ट्रा वाला रेट है, ये एक्स्ट्रा वाला डिस्चार्ज है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर की जो रेट ऑफ रिमूवल होता है वो ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि
हाई हाइड्रोलिक लोडिंग रेट होती है, और ये हाई हाइड्रोलिक लोडिंग रेट ही कौन सी है मेरी, एक्स है। तो होगा क्या यहाँ पर, क्योंकि मेरी हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर के अंदर मेरी जब हाइड्रोलिक लोडिंग रेट ज़्यादा है तो नो डाउट यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर का रिमूवल भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मेरी हाइड्रोलिक लोडिंग रेट ज़्यादा है। तो हाइड्रोलिक लोडिंग रेट ज़्यादा है, इसका मतलब वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी क्या आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। वह लिखा हुआ है इन हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर रेट ऑफ रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज़ कंपेरेटिवली मोर ड्यू टू इट्स हाई हाइड्रोलिक लोडिंग rate that is achieved by recirculating a part of the sewage effluent back into the filter medium either in single stage or in multiple stages। तो इसमें क्या करते हैं, इसके अंदर क्या करते हैं हम, बेसिकली हम इसके अंदर रिसर्कुलेशन कराते हैं। रिसर्कुलेशन में क्या होता है कि जो एफ्लुएंट मेरा बाहर निकल रहा है उसका एक पार्ट वापस से हम फिल्टर मीडियम में डाल देते हैं, चाहे वो सिंगल स्टेज में डालो चाहे वो आप मल्टीपल स्टेज में डालो। फिर डायग्राम देखते हैं, डायग्राम से क्लियर होगा। देखो नीचे आ जाओ, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं। देखो मैंने बताया आपको हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर के अंदर 2 स्टेजेस, पहला हम सिंगल स्टेज की बात करते हैं, फिर हम बात करेंगे मल्टीपल स्टेजेस की। तो सिंगल स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर को हम कैसे शो करेंगे, इसको शो करेंगे सिंगल स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर, दैट इज SSHRTF, इसका एब्रीवेशन है, दैट इज SSHRTF। अब देखो यहाँ पर ये मेरा डिस्चार्ज आ रहा था, वेस्ट वाटर का या सीवेज वाटर का, ये PST से पास हुआ, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से पास हुआ। यहाँ पर मेरे ऑर्गेनिक मैटर अलग हो गए, लेकिन कुछ डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर थे जो कि अलग नहीं हुए, इसको मैंने आगे पास करा दिया। ये मेरा कौन सा है, ट्रिकलिंग फिल्टर, ये मेरा कौन सा है, ट्रिकलिंग फिल्टर। Q0 क्या है, मेरा डिस्चार्ज है, S0 क्या है, मेरा BOD है, बता चुका हूँ आपको मैं। उसके बाद ट्रिकलिंग फिल्टर से आगे जाएंगे, तो आगे कहाँ जाएंगे हम, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में जाएंगे। सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक से जाते हुए आगे मेरा क्या हो जाएगा, ये एफ्लुएंट निकल जाएगा, लेकिन इसका कुछ पार्ट क्या करेंगे हम, वापस से रीसर्कुलेट करके वापस से हम कहाँ डाल देंगे, यहाँ डाल देंगे। तो वही लिखा हुआ है QR, मतलब रीसर्कुलेटेड सीवेज, ठीक है। मैंने क्या बताया, ये सिंगल स्टेज है, ये काम केवल एक स्टेज में हो रहा है। वापस देख लो मैंने क्या बताया बच्चों, मैंने क्या बताया आपको, ये मेरा डिस्चार्ज था, वेस्ट वाटर या सीवेज वाटर का डिस्चार्ज था, ये मेरा PST में गया, आ कहाँ से रहा है, ये ग्रिड चैम्बर से आ रहा है, ये मेरा ग्रिड चैम्बर से आ रहा है, जहाँ पर मैंने इनऑर्गेनिक मैटर अलग किए हैं। PST में ऑर्गेनिक मैटर अलग होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर मेरे बच गए हैं, जिसको मैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में अलग करूँगा। उसके अंदर मैं पहला मेथड पढ़ रहा हूँ, ट्रिकलिंग फिल्टर, ठीक है। तो यहाँ पर ये Q0 मेरा डिस्चार्ज है वेस्ट वाटर का, और S0 क्या है, मेरा BOD है, ठीक है। तो PST से ये ट्रिकलिंग फिल्टर में गया, ट्रिकलिंग फिल्टर से ये कहाँ गया, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में, और सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक से ये एफ्लुएंट के तौर पे बाहर निकल गया, लेकिन कुछ पार्ट मैंने इसका रख लिया और उसको वापस से रीसर्कुलेट कर दिया। क्यों, इससे ही मैं इसकी हाइड्रोलिक लोडिंग रेट बढ़ा रहा हूँ, और इससे ही मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर रहा हूँ। तो ये जो मैंने बताया आपको क्यों बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ अभी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, वो वापस से ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने में हमारी हेल्प करेंगे। ये वाला केस हो गया मेरा सिंगल स्टेज, क्योंकि यहाँ पर एक बार ही जा रहा है। इतना क्लियर हो गया बच्चों। अब हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं बेसिकली 2 स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर, ठीक है। 2 स्टेज में क्या हो जाएगा, जो काम हमारा एक स्टेज में हो रहा था वो काम हमारा डबल स्टेज में होगा। देखो किस तरीके से होगा वो समझो। देखो ये मेरा Q0 डिस्चार्ज है, ये मेरा प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक है, इससे मेरा पास हुआ और ट्रिकलिंग फिल्टर में आ गया, जहाँ पर यहाँ पर ऑर्गेनिक डिजॉल्व मटेरियल्स अलग होंगे, मैटर अलग होंगे। इसके बाद ये क्या हुआ, ये इंटरमीडिएट सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर गया, इसके बाद ये आगे गया, तो ये पूरा आगे नहीं गया, आधा वॉल्यूम यहीं पे रह गया। देखो ये V/2 है, यहाँ पर ट्रिकलिंग फिल्टर का आधा वॉल्यूम यहाँ पर है, आधा वॉल्यूम यहाँ पे जा रहा है। तो मैंने क्या किया, ये वापस से मैंने क्या किया, रीसर्कुलेट करके फिर भेज दिया, ठीक है। और आधा वॉल्यूम मेरा आगे चला गया ट्रिकलिंग फिल्टर के अंदर। देखो मतलब मैंने क्या किया, मैंने जो Q0 था, इस Q0 का जो आधा पार्ट था वो मैंने यहाँ भेज दिया, और बचा हुआ पार्ट मैंने यहाँ भेज दिया, ठीक है। या फिर इसको ऐसे समझ लो, इसको आप ऐसे समझ लो, अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो मैंने क्या किया कि ट्रिकलिंग फिल्टर को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यहाँ पर आधा वॉल्यूम यूज़ में आ गया, यहाँ पर आधा वॉल्यूम मेरा यूज़ में आ गया। ये मेरा डिस्चार्ज आ रहा था Q0,
ठीक है। उसके बाद थोड़ा जब जैसे ही मेरा इंटरमीडिएट सेडिमेंटेशन टैंक से बाहर निकला तो कुछ पार्ट मेरा QR के फॉर्म में इधर चला गया और बाकी वाला पार्ट Q0 के फॉर्म में इधर चला गया, ठीक है। ये मेरा ट्रिकलिंग फिल्टर 2 लगा हुआ है, आधा वॉल्यूम यहाँ पर है, अगेन Q0 प्लस QR, ये मेरा सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक है। उसके बाद बाकी Q0 आगे निकल गया, ठीक है। और ये क्या है मेरा QR, जो कि मेरा क्या है, रीसर्कुलेशन वेस्ट वाटर है। अब अगर इसके अंदर एक और लगा दूंगा मैं तो वो 3 स्टेज हो जाएगा। ऐसे करते करते मल्टी स्टेजेस हो जाएंगी। ये काम क्यों कर रहे हैं हम? ये काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम रीसर्कुलेशन का प्रोसेस कर सकें। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि हमारे रीसर्कुलेशन के अंदर जो एफ्लुएंट था उसके अंदर अभी भी मेरे पास ऑर्गेनिक मैटर अभी भी बच गया है, तो उस ऑर्गेनिक मैटर को मैं वापस से अंदर भेज दूंगा। वापस अंदर भेज दूंगा तो वापस उसका क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए मैं ये स्टेजेस बढ़ाता जा रहा हूँ। अगर मैं स्टेज बढ़ा दूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर नो डाउट स्टेज बढ़ाने से मेरा यहाँ पर थोड़ा सा इकोनॉमिकली महंगा हो जाएगा। इसलिए मैंने ओनली 2 स्टेज बढ़ाई हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्यों कर रहा हूँ मैं, जिससे कि क्योंकि पूरी तरीके से मेरा ऑर्गेनिक मैटर डिजोल्व ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज नहीं हुआ है। तो जब मैं Q0 एज ए एफ्लुएंट को बाहर निकालता हूँ तो इसके अंदर कुछ ना कुछ मेरे पास डिजोल्व ऑर्गेनिक मैटर अभी भी अवेलेबल होता है। तो उस डिजोल्व ऑर्गेनिक मैटर को वापस से क्या करता हूँ, मैं अंदर लेके जाता हूँ। जैसे ही मैं उसको अंदर लेके जाऊँगा वापस से भी प्रोसेस होगा और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे। समझ में आया बच्चों इतना हो कि यहाँ पर जो सिंगल स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर है, इसकी जो रेट ऑफ रिमूवल होगी वो ज़्यादा होगी किससे, स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर से। क्योंकि स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में तो वैसे भी हाइड्रोलिक लोडिंग रेट क्या थी, बहुत कम थी, और सिंगल स्टेज में क्या है, ज़्यादा है। और रेट ऑफ रिमूवल जो 2 स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर है वो ज़्यादा होगी किससे, सिंगल स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर से। यहाँ पे हमने 3 टाइप के ट्रिकलिंग फिल्टर पढ़े हैं। पहला पढ़ा अपन ने स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर, दूसरा पढ़ा अपन ने सिंगल स्टेज, और तीसरा पढ़ा अपन ने 2 स्टेज। तो नो डाउट 2 स्टेज वाले की जो हाइड्रोलिक लोडिंग रेट होगी, ठीक है ना, वो ज़्यादा होगी किससे, सिंगल स्टेज वाले से। और सिंगल स्टेज वाले की जो हाइड्रोलिक लोडिंग रेट होगी वो ज़्यादा होगी किससे, स्टैंडर्ड वाले से, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर रेट और रिमूवल ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ पर क्या है, हाइड्रोलिक लोडिंग रेट ज़्यादा है कंपेरेटिवली इसके, और यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है कंपेरेटिवली इसके। तो इसलिए रेट ऑफ रिमूवल सबसे ज़्यादा किस में होगा, मेरा 2 स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर के अंदर, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछा गया है ये, ठीक है ना। आगे क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट ऑफर बाय स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर is comparatively less than single stage high rate trickling filter as the time of contact available in the case between organic matter and microorganisms is comparatively more। वही चीज़ बताया मैंने आपको कि सिंगल स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर पढ़ रहे हैं, वहाँ पर जो प्रोसेस है रीसर्कुलेशन का है। तो रीसर्कुलेशन के कारण क्या हो रहा है, ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो टाइम है वो ज़्यादा मिल पा रहा है। इससे क्या हो रहा है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ऑर्गेनिक मैटर को बहुत ज़्यादा डिकम्पोज कर पा रहे हैं। लेकिन ये किस में हो रहा है, ये सिंगल स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में भी हो रहा है और डबल स्टेज या फिर 2 स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में भी हो रहा है। लेकिन अगर बात करूँ मैं स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर, वहाँ पर मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट वहाँ पर कम होगा, मतलब अच्छे से ट्रीटमेंट वहाँ पर नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, जो ऑपरेशन प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे फ्लाई न्यूसेंस हो गया, ऑर्डर प्रॉब्लम्स हो गई, ये ओनली स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में पाए जाते हैं। इसलिए इसकी जो हाइड्रोलिक लोडिंग रेट है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। वही लिखा हुआ है देखो इसके अंदर, डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट offered by 2 stage high rate trickling filter is comparatively more than single stage high rate trickling filter as number of contact between organic matter and microorganisms is more in this case। मैंने आपको वही बताया था, जितना स्टेजेस में पढ़ाता जाऊंगा उतना ही मेरा क्या हो जाएगा, ट्रीटमेंट अच्छा होगा। क्योंकि उस टाइम उतना ही मेरा ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोजिशन कर पाएगा कौन, मेरा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि वहाँ पर कॉन्टैक्ट क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, जैसे मेरी स्टेज बढ़ती जाएंगी तो मेरा वहाँ पर जो डिकम्पोजिशन है वो ज़्यादा होगा। डिकम्पोजिशन ज़्यादा होगा तो ट्रीटमेंट की डिग्री क्या होगी, ज़्यादा होगी, अच्छे से ट्रीटमेंट हो पाएगा। लेकिन
अगर मैंने 2 स्टेज के बाद की एक्स्ट्रा स्टेजेस ले ली तो मेरा इकोनॉमिकली क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, इसलिए 2 स्टेज ही लेके चलते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? चैट बॉक्स से रिप्लाई कर दो क्लियर हो गया। तो वही लिखा हुआ है 2 स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर इज प्रोवाइडेड ईदर व्हेन एफ्लुएंट बीओडी इज मोर। तो जब हमको एफ्लुएंट बीओडी ज़्यादा होती है, एफ्लुएंट बीओडी से ज़्यादा होने से मतलब क्या हो गया, ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है, ठीक है ना। या फिर क्या लिखा हुआ, इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो 2 स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर का प्रोवाइड कराते हैं जब हमको एफ्लुएंट बीओडी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये एफ्लुएंट नहीं है, ये इन्फ्लुएंट है, ये गलत लिखा हुआ है बच्चे ने, इसको आप सही कर लेना। ये इन्फ्लुएंट लिखा हुआ है, इन्फ्लुएंट, दैट इज़ इन्फ्लुएंट। इन्फ्लुएंट मतलब जो आने वाला है, इसको आप सही कर लेना, दैट इज़ इन्फ्लुएंट बच्चों, ठीक है। तो अगर हमारे पास इन्फ्लुएंट बीओडी ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, इन्फ्लुएंट ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए हमको ऑक्सीजन की नीड होगी। कौन करेगा उसको, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करेंगे। तो अगर हमारे पास इन्फ्लुएंट बीओडी ज़्यादा है तब हम 2 स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर यूज़ करेंगे, या फिर हमारे को एफ्लुएंट बीओडी कम चाहिए तो हम 2 स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर यूज़ करेंगे। एफ्लुएंट बीओडी कम होने से मतलब क्या है कि ऑर्गेनिक मैटर बिल्कुल हमको कम चाहिए, ठीक है, तभी हम यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारा एफ्लुएंट जो बाहर निकल रहा है वो तो बहुत कम है और इन्फ्लुएंट है वो भी बहुत कम है और अपन ने 2 स्टेज लगा दिया, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो हमारे लिए इकोनॉमिकली महंगा हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ इसके डिज़ाइन डेटा दिए हैं वो देखते हैं। देखो डिज़ाइन डेटा फॉर ट्रिकलिंग फिल्टर। तो पहला पैरामीटर क्या दिया हुआ है इसके अंदर, पहला पैरामीटर है मेरा हाइड्रोलिक लोडिंग रेट, मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे। स्टैंडर्ड रेट की होती है 1 to 4 और हाई रेट की होती है 10 to 40। फिर दी हुई दूसरी OLR, ऑर्गेनिक लोडिंग रेट, दैट इज़ किलोग्राम पर मीटर क्यूब पर डे। तो ये होती है 0.08 से 0.32 स्टैंडर्ड रेट में, और हाई रेट में होती है 0.32 to 1.0 एक्सक्लूडिंग रीसर्कुलेशन, ठीक है ना। HRTF के अंदर 2 टाइप से होती हैं, तो इंक्लूडिंग HRTF मतलब क्या, सिंगल स्टेज और 2 स्टेज। लेकिन जो यहाँ पर OLR दी गई है ये दी हुई है एक्सक्लूडिंग रीसर्कुलेशन, मतलब रीसर्कुलेशन को हम हटा के बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो नीचे और डेप्थ दी गई है वो स्टैंडर्ड रेट की दी हुई है 0.8 to 2.5 मीटर और हाई रेट की दी हुई है 0.9 to 3.0 मीटर। रीसर्कुलेशन रेशो क्या होता है, दैट इज रीसर्कुलेटेड डिस्चार्ज डिवाइड बाय ओरिजिनल डिस्चार्ज। देखो नो डाउट मुझको पता है, अगर मैं बात करता हूँ किसकी, अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर किसकी, स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर, तो QR अपॉन Q0, QR अपॉन में Q0, और स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर के अंदर QR की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर के अंदर रीसर्कुलेशन होता ही नहीं है। इसलिए यहाँ पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर के अंदर व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रीसर्कुलेशन रेशो, दैट इज़ QR अपॉन में Q0। तो आंसर क्या होगा, 0, क्योंकि यहाँ पर रीसर्कुलेशन होता ही नहीं है। और हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में ये वैल्यू 0.5 to 3 के बीच में होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम निकालने की, ये हम पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर समझ लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो सरफेस एरिया है मेरा वो कैसे निकलेगा, इसकी यूनिट जो होगी वो क्या होगी, मीटर स्क्वायर होगी या सेंटीमीटर स्क्वायर होगी, नो डाउट, या तो मीटर स्क्वायर में ही लेंगे। तो Q0 क्या होता है यहाँ पर, Q0 है मेरा डिस्चार्ज, सीवेज का डिस्चार्ज, दैट इज मीटर क्यूब पर डे, डिवाइड बाय क्या है, हाइड्रोलिक लोडिंग रेट, डिवाइड बाय क्या है, हाइड्रोलिक लोडिंग रेट एक्सक्लूडिंग रीसर्कुलेशन। तो मुझको पता है कि हाइड्रोलिक लोडिंग रेट की यूनिट होती है मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे, पर डे। तो जब आप सॉल्व करोगे यहाँ पर तो इस डे से ये डे कैंसिल हो जाएगा और ये मीटर क्यूब से ये मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा और ये मीटर स्क्वायर ऊपर पहुँच जाएगा। तो यही तो निकाल रहा था मैं यहाँ पर सरफेस एरिया। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर यूनिट का रोल, यूनिट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो वही लिखा हुआ है इसके अंदर, देखो यहाँ पर Q0 अपॉन में हाइड्रोलिक लोडिंग रेट एक्सक्लूडिंग रीसर्कुलेशन, ठीक है। ये बात करेंगे जब हम स्टैंडर्ड रेट की बात करेंगे, और जब इंक्लूडिंग रीसर्कुलेशन होगा तो हम बात करेंगे हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर, दैट इज Q0 प्लस QR डिवाइड बाय HLR इंक्लूडिंग रीसर्कुलेशन। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मेरा सरफेस एरिया आ गया। वापस देख लो, मेरा Q0 क्या था, बेसिकली मेरा मीटर क्यूब
मीटर क्यूब पर डे, वापस देख लो सरफेस एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होती है, तो ये लिखा मैंने क्यू नॉट डिवाइड बाय एच एल आर की यूनिट ऊपर लिखाई थी मैंने मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे। आप ऊपर देखेंगे मिल जाएगी आपको ये, तो डे से ये डे कैंसिल हो गया यहाँ पर, और मीटर क्यूब से मेरा मीटर क्यूब कैंसिल हो गया, ये मीटर स्क्वायर ऊपर पहुँच जाएगा। यही क्या था मेरा सरफेस एरिया। ठीक है, स्टैंडर्ड रेट में एक्सक्लूडिंग रीसर्कुलेशन, क्योंकि वहाँ रीसर्कुलेशन होता नहीं है, हाई रेट के अंदर इंक्लूडिंग रीसर्कुलेशन, क्योंकि वहाँ पे रीसर्कुलेशन होता है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इसके अंदर वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम निकालने के लिए, सरफेस एरिया निकालने के लिए मैंने हाइड्रोलिक लोडिंग रेट काम में ली थी, और वॉल्यूम निकालने के लिए मैं ऑर्गेनिक लोडिंग रेट काम में लूँगा। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक लोडिंग रेट क्या होती है, ऑर्गेनिक लोडिंग रेट क्या होती है वो देख लेते हैं, ऊपर चलते हैं एक बार। वैसे ऑर्गेनिक लोडिंग रेट बता देता हूँ मैं आपको, किलोग्राम पर मीटर क्यूब पर डे। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि एक दिन में 1 मीटर क्यूब में कितना मेरा ऑर्गेनिक मैटर आया है, या फिर कितनी मेरी बीओडी आई है। समझ में आ गया। ऑर्गेनिक लोडिंग रेट क्या होती है कि एक दिन के अंदर 1 मीटर क्यूब में कितना मेरा ऑर्गेनिक मैटर आया है। और हाइड्रोलिक लोडिंग रेट क्या होती है मेरी, एक दिन में 1 मीटर क्यूब में कितना मेरा, एक दिन में 1 मीटर स्क्वायर में कितना मेरा सीवेज का डिस्चार्ज आया है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। तो देखो आप समझते हैं, अब देखो कि मेरा वॉल्यूम कैसे निकलेगा, समझना। देखो क्यू नॉट की जो वैल्यू थी वो थी मीटर क्यूब पर डे। क्यू नॉट मेरा क्या है, डिस्चार्ज है। देखो ये मीटर क्यूब पर डे, मीटर क्यूब पर डे। उसके बाद जो एस नॉट है, एस नॉट क्या है मेरा, एस नॉट क्या है मेरा, बीओडी, दैट इज मिलीग्राम पर लीटर, मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, डिवाइड बाय नीचे क्या है, ओ एल आर। ओ एल आर क्या होता है मेरा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब पर डे। मीटर क्यूब पर डे को आई कैन राइट हेयर मीटर क्यूब इनटू डे। अब देखो यहाँ पर नो डाउट मीटर क्यूब से लीटर कैंसिल हो जाएगा जब मैं मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट कर दूंगा, तो इसका मतलब मीटर क्यूब से ये लीटर कैंसिल। फिर ये मिलीग्राम को कन्वर्ट कर दूंगा किसके अंदर में, किलोग्राम में, तो ये किलोग्राम से ये किलोग्राम कैंसिल, और ये डे से ये डे कैंसिल। तो बच क्या गया मेरे पास, मीटर क्यूब। तो यही तो निकालना था मुझको, वॉल्यूम। ये चीज़ समझ में आई बच्चों, बताओ फटाफट से चलते हैं। अब देखो, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर किसकी, अब तक मैंने क्या निकाल लिया, यहाँ पर सरफेस एरिया निकाल लिया और वॉल्यूम निकाल लिया। अब मैं बात कर रहा हूँ हाइट की। तो नो डाउट वॉल्यूम को अगर मैं सरफेस एरिया से डिवाइड कर दूंगा तो मेरी क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। तो वॉल्यूम डिवाइड बाय सरफेस एरिया क्या कहलाता है, बेसिकली मेरी हाइट कहलाती है, दैट इज हाइट। ये क्या हो गया, मेरी हाइट हो गई। तो ये क्या थे, मेरे कुछ फॉर्मूले थे। अब हम बात करते हैं इसके अंदर एफिशिएंसी ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर की, एफिशिएंसी ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर की। देखो आज अपन इसके फॉर्मूले देख लेंगे और कल इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बात करता हूँ ये स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर की। तो देखना डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, डिराइव आपको नहीं करने, डायरेक्ट याद करने हैं। ये मेरा पीएसटी था, यहाँ पर मेरा डिस्चार्ज है क्यू नॉट, ये एस नॉट क्या है, इसकी कंसंट्रेशन किसकी, बीओडी की, दैट इज़ मिलीग्राम पर लीटर में। ठीक है, उसके बाद ये ट्रिकलिंग फिल्टर लगा हुआ है और ये सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक लगा हुआ है। ठीक है, और वापस से ये क्यू नॉट बाहर चला गया। ठीक है, और इसके अंदर एस था मेरा क्या, बाहर जो मेरा बीओडी गया है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर, अब देखो इसके अंदर जो नीटा निकालने जा रहा हूँ तो उसका फॉर्मूला होता है, नीटा मतलब एफिशिएंसी ऑफ स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर, 100 अपॉन में 1 प्लस 0.44 अंडर रूट में यू। अब ये क्या क्या चीज़ें हैं वो देखते हैं। तो जो यू है मेरी, वो यू क्या है, ऑर्गेनिक लोडिंग रेट है, जो कि किस में होती है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब पर डे में। अभी बताया था मैंने आपको। अगर मेरा यहाँ पर देखो, नीचे चलते हैं, अगर मान लो यहाँ पर ये, अगर मेरा जो यहाँ पर वॉल्यूम दिया हुआ है, अगर मेरा वॉल्यूम दिया हुआ है यहाँ पर मीटर क्यूब में, तो आई विल यूज़ दिस फॉर्मूला, नीटा इज इक्वल टू 100 अपॉन में 1 प्लस 0.44 अंडर रूट यू। अगर मेरा वॉल्यूम हेक्टेयर मीटर में दिया हुआ है, हेक्टेयर मीटर मतलब क्या हो गया, बेसिकली है तो वॉल्यूम ही। अगर मेरा वॉल्यूम हेक्टेयर मीटर में दिया हुआ है तो मैं फॉर्मूला कुछ चेंज यूज में लूँगा, और वो फॉर्मूला क्या होगा, नीटा इज इक्वल टू 100 1 प्लस 0.0044 अंडर रूट यू। और यू क्या है, ऑर्गेनिक लोडिंग रेट, दैट इज इन किलोग्राम अपॉन हेक्टेयर मीटर अपॉन में डे। क्वेश्चन करेंगे उससे प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। और जो मेरा आंसर आएगा यहाँ पर नीटा, वो आएगा मेरा परसेंटेज के अंदर।
वो आएगा मेरा परसेंटेज के अंदर, ठीक है। ये बात करी है मैंने किसकी, स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फ़िल्टर की। वापस देख लो मैंने क्या बताया आपको, मैंने आपको ये बताया है, यहाँ पर देख लो एक बार कि यहाँ पर मैं स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फ़िल्टर की एफिशिएंसी निकालने जा रहा हूँ। एफिशिएंसी से क्या समझते हो, कितना मैंने आउटपुट दिया और कितना मैंने इनपुट दिया और कितना मेरे पास आउटपुट आया। आउटपुट अपॉन में इनपुट, मतलब कितना मैंने यहाँ पर डिस्चार्ज दिया और कितना मेरा यहाँ पर, मतलब कितना मैंने ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पर दिया और कितना मेरा रिमूव हुआ, कितना मेरा यहाँ पर रिमूव हुआ, ठीक है। तो वही बताया गया है इसके अंदर। देखो बच्चों कि यहाँ पर मेरे पीएसटी के अंदर डिस्चार्ज जा रहा था, जिसके अंदर मेरा जो एस नोट था, ये कंसंट्रेशन किसकी है, ऑर्गेनिक मैटर बोल दो चाहे यहाँ पर बीओडी बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। एस नोट थी, ट्रिकलिंग फिल्टर से आगे गया तो ये कहाँ गया, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में। उसके बाद जो डिस्चार्ज निकला क्यू नॉट और एस क्या हो गया मेरा, आफ्टर सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक मेरा बीओडी हो गया या फिर ऑर्गेनिक मैटर हो गया। मैंने क्या बोला, अगर मुझे इसकी एफिशिएंसी निकालनी है तो आई विल यूज़ दिस फॉर्मूला, दैट इज नीटा इज इक्वल टू 100/1 + 0.44 √u. What is u here? u is organic loading rate, that says in kg/m3/day, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर मेरा वॉल्यूम है हेक्टेयर मीटर में दिया है, अगर मेरा यहाँ पर वॉल्यूम हेक्टेयर मीटर में दिया है तो बस फॉर्मूले में कुछ चेंज आ जाएगा, दैट विल बी 0.0044 √u, और u ऑर्गेनिक लोडिंग रेट किसमें होगा, kg/m/m/day में हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा सिंगल स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर की। तो हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में मैंने पहले बताया था, यहाँ पर रीसर्कुलेशन रेशो जैसी चीज़ यहाँ पर मैंने आपको सामने इंट्रोड्यूस की थी। अब देखते हैं हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर का क्या है फॉर्मूला। तो देखो यहाँ पर एक बार देखो, ये मेरा पीएसटी था, अगेन ये मेरा डिस्चार्ज जा रहा है, इसके अंदर मेरा एस नोट है, कंसंट्रेशन है ऑर्गेनिक मैटर की या बीओडी की, ट्रिकलिंग फिल्टर के से पास हुआ इंटरमीडिएट सेडिमेंटेशन टैंक, आईएसटी मतलब इंटरमीडिएट सेडिमेंटेशन टैंक, और ये रिसर्कुलेशन वाला जो सीवेज है वो वापस आ रहा है। देखो क्यूआर, यहाँ पे दोनों स्टेज बता दी मैंने, ठीक है ना, दोनों स्टेज बता दी, दोनों स्टेज का अलग अलग एफिशिएंसी निकालूंगा। ये V1 था यहाँ पर वॉल्यूम और ये V2 था, ठीक है। ये ट्रिकलिंग फिल्टर और ये मेरा सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक, ये मेरा एस क्या हो गया, मेरा बीओडी हो गया जो कि एफ्लुएंट बीओडी है, और क्यू नोट क्या हो गया, मेरा डिस्चार्ज है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंदर। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर यहाँ पर भी क्यू नोट लिखा था आपने, यहाँ पर भी क्यू नोट लिखा है, तो बेटा ये जो क्यू नोट था वही क्यू नोट यहाँ पर है, क्योंकि देखो रीसर्कुलेशन से तो वापस आ रहा है ये, और यही आगे जाके क्या हो रहा है, रीसर्कुलेट हो रहा है। तो जितना मान लो गया था 100 मीटर क्यूब पर डे गया था, तो उतना ही तो मेरा बाहर निकल रहा है, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं, ठीक है। अब जो इसके रिगार्डिंग जो मेरी एफिशिएंसी होगी, इसके रिगार्डिंग जो मेरी एफिशिएंसी होगी, दैट इज़ नीटा 1। ये क्या है, मेरी सिंगल स्टेज के रिगार्डिंग एफिशिएंसी है, ये क्या है, मेरी सिंगल स्टेज के रिगार्डिंग एफिशिएंसी है, ठीक है। दैट इज़ 100/1 + 0.44 इंटू √W1 में V1 इंटू F1। कुछ नई चीज़ें आई हैं यहाँ पर। W1 क्या है, यहाँ पर W1 क्या है मेरा, बेसिकली क्यू नॉट इंटू एस नॉट। क्यू नॉट क्या होता है, मीटर क्यूब या लीटर पर डे, मीटर क्यूब मान लो या लीटर पर डे, और एस नॉट क्या होता है मेरा, कंसंट्रेशन ऑफ बीओडी, दैट इज मिलीग्राम पर डे, मिलीग्राम पर लीटर। तो ये लीटर से ये मीटर क्यूब कैंसिल, तो क्या बच जाएगा, मिलीग्राम पर डे, और मिलीग्राम पर डे को क्या कर दिया मैंने, किलोग्राम पर डे कन्वर्ट कर लेंगे। वापस देख लो मैंने क्या बताया है आपको, व्हाट आई टोल्ड यू हेयर कि ये W1 क्या है मेरा, किलोग्राम पर डे है। ये आता कहाँ से है, क्यू नोट क्या है मेरा, डिस्चार्ज, दैट इज लीटर पर डे, और एस नोट क्या है मेरा, मिलीग्राम पर लीटर। ये सब लिखा हुआ है ऊपर, इस लीटर से ये लीटर कैंसिल, तो क्या बच गया, मिलीग्राम पर लीटर। मिलीग्राम को कन्वर्ट करूँगा किसके अंदर, मैं किलोग्राम के अंदर, तो आ गया मेरा W। अब ये V1 क्या है, तो V1 बताया था आपको मैंने, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेज ट्रिकलिंग फिल्टर, जो कि किस में आएगा, मीटर क्यूब में आएगा। और मेरा F1 क्या है, दैट इज रीसर्कुलेशन फैक्टर, 1 + R/1 + 0.1 R का होल स्क्वायर, और कैपिटल R क्या है यहाँ पर, रीसर्कुलेशन रेशो, दैट इज QR/में क्यू नॉट। तो ये वैल्यू पुट करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तब पूरा क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट।
मैंने क्या बताया यहाँ पर आपको कि यहाँ पर जो आर क्या है मेरा रिसर्कुलेशन रेशो, दैट इज क्यू आर अपॉन में क्यू नॉट, और एफ क्या है यहाँ पर रिसर्कुलेशन फैक्टर, दोनों में डिफरेंस है। आर तो क्या होगा मेरा क्यू आर अपॉन क्यू नॉट, और एफ क्या होगा, ये बहुत बड़ी चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर। ये सारे इनके क्वेश्चन 30-30 मार्क्स में आते हैं, 30-30 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपके सामने मिलेंगे आपको। ये ईएस के अंदर आपके सेमेस्टर एग्जाम में भी आएंगे तो 15-15 मार्क्स में मिलेगा इसका क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन आते हैं। हम करेंगे क्वेश्चन, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। ये था मेरा नीटा 1, लेकिन जब वॉल्यूम किस में था मेरा मीटर क्यूब में। अगर यहाँ पे मेरा वॉल्यूम हेक्टेयर मीटर में आ जाएगा तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पर V1 की जगह हम हेक्टेयर मीटर कर देंगे और 0.44 की जगह क्या हो जाएगा 0.0044। वेयर W1 क्या है, अमाउंट ऑफ BOD अप्लाई फॉर फर्स्ट स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर, जो कि किलोग्राम पर डे में आएगी। ये क्या हो गया मेरा नीटा फर्स्ट हो गया, या फिर नीटा सिंगल स्टेज क्या हो गया, हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या बात करते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, वही चीज़ लिखी हुई है, क्योंकि हमको पता है कि स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर के अंदर आर क्या होता है मेरा 0 होता है, क्योंकि वहाँ पर रीसर्कुलेशन डिस्चार्ज तो होता ही नहीं है, तो वही लिखा हुआ है देखो, एज वी नो इन द केस ऑफ स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर रीसर्कुलेशन इज नॉट टेकिंग प्लेस, सो द वैल्यू ऑफ रीसर्कुलेशन रेशो इज 0। बताया था, क्योंकि आर की वैल्यू क्या होती है क्यू आर अपॉन में क्यू नॉट, तो आर क्या होता है मेरा क्यू आर अपॉन में क्यू नॉट, और क्यू आर क्या हो जाएगा यहाँ 0 हो जाएगा। तो जब रीसर्कुलेशन मेरा रेशो क्या हो गया यहाँ पे 0 हो गया, तो फैक्टर निकल जाएगा, वो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा, फैक्टर का 1 आएगा। पुट कर लेना, आंसर क्या आएगा यहाँ पर 1 आएगा, किसका, रीसर्कुलेशन फैक्टर का। अब लास्ट यहाँ बात कर रहे हैं हम किसकी, सेकेंड स्टेज एफिशिएंसी की, वो क्या होती है वो देख लेते हैं एक बार। नीटा सेकेंड इज इक्वल टू 100 अपॉन 1 प्लस 0.44 अपॉन में 1 माइनस नीटा फर्स्ट इंटू W2 अपॉन में V2 अपॉन में F2, W2 अपॉन में V2 इंटू F2। सिंपल चीज़ें हैं, यहाँ पर V2 क्या हो जाएगा वो देख लेंगे। नीटा सेकेंड या तो आप ऐसे लिखो या फिर आप ऐसे लिखो, ठीक है। यहाँ पर 0.0044 है, तो यहाँ पर जो वॉल्यूम होगा वो वो वॉल्यूम किसके अंदर होगा, वो वॉल्यूम किसके अंदर होगा, मीटर क्यूब में होगा, ठीक है ना। और जब यहाँ पर वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम किस में होगा, हेक्टेयर मीटर में होगा। बस ये डिफरेंस है। फॉर्मूला आपके सामने लिखा ही हुआ है यहाँ पर, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और क्वेश्चन करेंगे। वो V2 क्या हो गया यहाँ पर हमारा वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्टेज HRTF, और F2 क्या है रीसर्कुलेशन फैक्टर, बता चुका हूँ मैं आज कैसे निकालेंगे, ठीक है। और W2 निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, W2 निकालने के लिए 1 माइनस नीटा I इंटू W1, ठीक है ना। W1 और W2 है क्या, बेसिकली BOD इनिशियल एंड फाइनल, ठीक है। और U क्या है मेरा, यहाँ पर बता दिया आपको मैंने, U क्या है मेरा ऑर्गेनिक लोडिंग रेट, जो कहाँ से आएगी, W अपॉन V से आएगी। और W क्या है, W2 क्या है मेरा अमाउंट ऑफ BOD अप्लाइड फॉर सेकेंड स्टेज। कंबाइंड एफिशिएंसी निकालेंगे तो नीटा फर्स्ट प्लस 1 माइनस नीटा इंटू नीटा सेकेंड। इस लेक्चर में इतने रखते हैं बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, ठीक है। आप इसको कॉपी करना स्टार्ट कर दो।